Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. भूगोल और खगोल विज्ञान के उन पन्नों को पलट रहे हैं जो सिर्फ ग्रहों के नाम नहीं रटाते बल्कि ये समझाते हैं कि हम इस अनंत और खतरनाक अंतरिक्ष में वजूद में कैसे आए। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को डिकोड करते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये सफर इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि ये सिर्फ आसमान में चमकती हुई चीजों के बारे में नहीं है। जब हम इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं तो हम असल में समय में पीछे जा रहे होते हैं। मतलब एक तरह का टाइम ट्रैवल? जी बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शून्यता में से इतनी जटिल दुनिया कैसे बन गई। और समय में पीछे जाने की बात करें तो शुरुआत तो एकदम शुरुआत से ही करनी होगी। मेरा मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हमारे स्रोत बताते हैं कि 1927 में जॉर्ज लेमैत्रे ने महाविस्फोट सिद्धांत या जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं वो दी थी। हाँ, और इसके मुताबिक लगभग 13.8 अरब साल पहले ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे अनंत रूप से गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। और फिर वो बिंदु फैला और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल है जो अक्सर दिमाग को चकरा देता है। कौन सा सवाल? यही कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो वो आखिर किस चीज के अंदर फैल रहा है? मतलब क्या इसके बाहर कोई बहुत बड़ा खाली कमरा है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के तर्क से थोड़ा अलग है। असल में ब्रह्मांड किसी पहले से मौजूद खाली डिब्बे या जगह के अंदर नहीं फैल रहा है। अच्छा, तो फिर? वह विस्तार ही स्पेस यानी अंतरिक्ष का विस्तार है। आप इसे एक ब्रेड के आटे की तरह सोचिए जिसे बेक किया जा रहा हो। ब्रेड का आटा? हाँ, जैसे ब्रेड के आटे में किशमिश लगी हैं। जैसे जैसे आटा फूलता है वो किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। वह महाविस्फोट अंतरिक्ष के भीतर कोई बम फटने जैसी घटना नहीं थी, बल्कि वह स्वयं अंतरिक्ष का ही फैलाव था। मतलब बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि जगह या स्पेस का वजूद ही ब्रह्मांड के साथ शुरू हुआ। कमाल है। वैसे स्रोत में एक और सिद्धांत का जिक्र है, स्थिर अवस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी। हाँ, फ्रेड होयल और उनके साथियों ने ये विचार रखा था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड भले ही फैल रहा हो लेकिन वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है। एक जैसा मतलब जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर जाती हैं उनके बीच की खाली जगह में नया पदार्थ बनता रहता है, जिससे ब्रह्मांड के औसत गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन विज्ञान ने तो बिग बैंग को ही माना है ना? बिल्कुल। समय के साथ जब हमें बिग बैंग के सबूत मिले तो विज्ञान ने बिग बैंग को ही अपना लिया और इसी विस्तार के कारण हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। मिल्की वे यानी हमारी अपनी दुग्ध मेखला, गैस, धूल और तारों का एक ऐसा विशाल भंवर जो गुरुत्वाकर्षण से बंधा है। और हमारे नोट्स में ये भी है कि हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी या एंड्रोमेडा है। जी, लेकिन चलिए इस अरबों प्रकाश वर्ष के पैमाने से थोड़ा जूम इन करते हैं। मिल्की वे के एक छोटे से कोने में लगभग 4.8 अरब साल पहले हमारे अपने घर यानी सौर मंडल की नींव रखी जा रही थी। और वो कहानी भी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे सौर मंडल की शुरुआत गैस और धूल के एक बेतरतीब बादल से हुई जिसे नब्यूला कहते हैं। कांट और लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना में यही समझाया था। तो जब उस बादल के किसी हिस्से में गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगा तो वो सिकुड़ने लगा, है ना? हाँ, और वो तेजी से घूमने लगा। इस तेज घुमाव की वजह से वो एक चपटी डिस्क या पिज्जा जैसी शक्ल में आ गया। और उस डिस्क के बिल्कुल बीचों बीच सारा भारी माल इकट्ठा हो रहा था। जी, डिस्क के केंद्र में इतना ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हो गया कि वहां का तापमान और दबाव अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया। और उस भयंकर दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर जुड़ने लगे, जिसे हम परमाणु संलयन कहते हैं। एकदम सही। और इसी ऊर्जा के धमाके के साथ हमारे सूर्य ने अपनी पहली सांस ली। और यहीं पर वो चौंकाने वाला तथ्य आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। जब सूर्य बना तो उसने उस पूरे बादल का 99.86% द्रव्यमान अपने अंदर समेट लिया। बिल्कुल। सूर्य एक तरह का महातानाशाह है हमारे सौरमंडल का। मतलब हमारी पृथ्वी और यहां तक कि हमारे बाद के सारे ग्रह मिलकर महज 0.14% के एक राउंडिंग एरर हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सच में, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हम तो असल में सूर्य के निर्माण के बाद बचा हुआ सिर्फ एक मलबा हैं।
ये हमारे अहंकार को चकनाचूर करने के लिए काफी है। ये तुलना थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन भौतिकी के हिसाब से बिल्कुल सच है। और सूर्य का ये विशाल द्रव्यमान ही वो असली गोंद है जो इस पूरे मलबे को अंतरिक्ष में भटकने से रोकता है। उसका गुरुत्वाकर्षण ही इन सब को एक कक्षा में बांध कर रखता है। इसी बात को 1543 में कोपरनिकस ने दुनिया को समझाया था। हाँ, उनका सूर्य केंद्रित सिद्धांत। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि हम केंद्र में नहीं हैं, सूर्य केंद्र में हैं। तो चलिए सूर्य के उसी भीषण गुरुत्वाकर्षण के साए में पले बढ़े हमारे शुरुआती पड़ोसियों की बात करते हैं, यानी आंतरिक चट्टानी ग्रह। सबसे पहले आता है बुध यानी मर्क्यूरी। यह सूर्य के इतना करीब है कि इसकी गति 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बाप रे! और इसका एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। बुध की यह तेज गति सीधे तौर पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का नतीजा है। जो पिंड जितना करीब होगा उसे सूर्य के खिंचाव से बचने के लिए उतना ही तेज भागना पड़ेगा, वरना वो सूर्य में ही गिर जाएगा। बिल्कुल। सौर हवाओं ने बुध की किसी भी संभावित वायुमंडल को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। वहां सिर्फ एक नंगी चट्टान बची है। और उसके बाद आता है शुक्र यानी वीनस। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार लगभग एक जैसा है। लेकिन ये बहन बहुत ही खूंखार है। ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे लूसीफर यानी प्रकाश लाने वाला भी कहते हैं। लेकिन जो चीज मुझे शुक्र के बारे में सबसे अजीब लगी वो है इसका घूमना। इसका घूर्णन बहुत ही धीमा है, बहुत ज्यादा। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। सोच के देखिए, वहां आपका एक दिन खत्म होने से पहले ही आपका जन्मदिन आ जाएगा। ये कैसे संभव है? ये खगोल विज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। और ऊपर से ये उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम। वही तो, जब सौरमंडल बना था तो वो पूरा गैस का बादल एक ही दिशा में घूम रहा था। तो कायदे से सभी ग्रहों को एक ही दिशा में घूमना चाहिए। शुक्र की इस उल्टी और बेहद धीमी गति का सबसे संभावित कारण ये है कि इसके निर्माण के शुरुआती दौर में कोई बहुत विशाल पिंड इससे बहुत भयानक तरीके से टकराया होगा। मतलब कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट जिसने पूरे के पूरे ग्रह को रोककर उल्टी दिशा में घुमा दिया? बिल्कुल। अंतरिक्ष में वाकई कोई ट्रैफिक नियम नहीं है, और उसी टकराव ने शायद इसकी अंदरूनी परत को इतना झकझोर दिया कि वहां एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो गया, जिसने उसे आज की एक धधकती हुई भट्टी में बदल दिया। शुक्र की इस उथल-पुथल के बाद आती है हमारी पृथ्वी, वो शांत और नीला ग्रह जहां 70% तरल पानी है और जिसका घनत्व सौर मंडल में सबसे अधिक है, लगभग 5.5 ग्राम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पृथ्वी को छोड़कर अगर हम आगे बढ़ें तो आता है मंगल यानी लाल ग्रह। इसके लाल होने का कारण तो मिट्टी में लोहे के कारण लगने वाला जंग है। इसके 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। जी, लेकिन हमारे नोट्स में इसके ज्वालामुखियों का जिक्र है। मंगल पर ओलंपस मॉन्स है जो 22 से 25 किलोमीटर ऊंचा है, हमारी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा। ये इतना बड़ा कैसे बन गया? यहाँ असल में कैसे से ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर ज्वालामुखी इसलिए एक सीमा से ज्यादा बड़े नहीं होते क्योंकि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं। अच्छा, तो लावा उगलने वाला सुराख एक जगह नहीं टिकता है। बिल्कुल। ज्वालामुखी का स्रोत अपनी जगह पर रहता है, लेकिन उसके ऊपर की जमीन खिसक जाती है। लेकिन मंगल पर ऐसी कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। मतलब वहां का पूरा बाहरी खोल एक ही ठोस टुकड़ा है। हाँ, तो जब मंगल के अंदर से लावा निकला तो वो लाखों करोड़ों सालों तक बस एक ही जगह पर जमता चला गया, और इसी ने ओलंपस मॉन्स को इतना विशाल रूप दे दिया। क्या बात है, एक छोटा सा फर्क और नतीजे में इतना विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। अब मंगल को पार करते ही हम एक ऐसी सीमा पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। आप क्षुद्र ग्रह घेरे की बात कर रहे हैं? जी, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच। मजेदार बात यह है कि हमारे स्रोतों में बताया गया है कि 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। 2006 VP32। हाँ, लेकिन एक सवाल उठता है, इतने सारे पत्थर और चट्टानें मिलकर एक नया ग्रह क्यों नहीं बन पाए? और यहाँ एंट्री होती है सौर मंडल के सबसे बड़े दादा यानी बृहस्पति। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड है कि उसने कभी इन चट्टानों को आपस में जुड़कर एक ग्रह बनने ही नहीं दिया। तो अब बात करते हैं बृहस्पति की, गैस और बर्फ के दानवों का लीडर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है
और मजे की बात है कि ये अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है इसका एक दिन सिर्फ 10 घंटे से भी कम का होता है। और इसके 95 चंद्रमा हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। यह एक गैस का बहुत बड़ा गोला है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का। खगोल शास्त्री अक्सर बृहस्पति को एक असफल तारा कहते हैं। असफल तारा मतलब क्या ये सूर्य बन सकता था? अगर इसका द्रव्यमान थोड़ा और ज्यादा होता तो इसके केंद्र में भी इतना दबाव बन जाता कि हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो जाता, ठीक सूर्य की तरह। लेकिन ये बस थोड़ा सा चूक गया। इसलिए इसके पास अपना कोई ठोस धरातल नहीं है, बस गहरे और भयंकर तूफान है, जैसे वो मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट। बिल्कुल, जो सदियों से चल रहा है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, यानी छल्लों वाला ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसके बारे में जो फैक्ट है वो सच में दिमाग हिला देता है। इसका घनत्व है ना? हाँ, इसका घनत्व पानी से भी कम है, सिर्फ 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के आकार का एक बाथटब हो। तो शनि उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि किसी रबर डक या बत्तख की तरह तैरने लगेगा। ये एनालॉजी सुनने में मजाकिया लगती है, लेकिन ये शनि की हकीकत को बहुत अच्छे से बयां करती है। ये ग्रह अंदर से इतना हल्का और गैसीय है कि इसका कोई ठोस वजन ही नहीं है। और इसके छल्ले, जिन्हें ह्यूजेंस और कैसिनी ने खोजा था, वो क्या हैं? वो असल में बर्फ और चट्टानों के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े हैं जो शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। और शनि का एक बहुत ही दिलचस्प चंद्रमा भी है, टाइटन। बिल्कुल। और इन गैस के दानवों के बाद हम पहुंचते हैं उन ग्रहों पर जो जमे हुए हैं, जो बर्फ के दानव हैं, अरुण और वरुण। अरुण यानी यूरेनस को हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। ये सीधे घूमने की बजाय किसी लुढ़कती हुई गेंद की तरह सूर्य का चक्कर लगाता है, इसीलिए इसे रोलिंग प्लैनेट कहते हैं। और यहाँ फिर से शुक्र वाली कहानी दोहराई जाती है। मतलब अतीत में कोई विशालकाय टकराव? बिल्कुल। विज्ञानियों का मानना है कि अतीत में कोई बहुत विशाल पिंड अरुण से टकराया होगा, जिसने इस ग्रह को पूरी तरह से एक तरफ लुढ़का दिया। और अंत में आता है वरुण, यानी नेपच्यून, सबसे दूर का ग्रह, जिसके परिक्रमा में 165 साल लगते हैं। लेकिन इसके बारे में जो कहानी है मुझे सबसे बेहतरीन लगी। इसे 1846 में टेलीस्कोप से ढूंढने से पहले केवल गणितीय अनुमान से खोजा गया था। ये कैसे हुआ? ये विज्ञान की शानदार सटीकता का एक शानदार उदाहरण है। 1840 के दशक में खगोल शास्त्री अरुण की कक्षा का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरुण अपनी कक्षा में थोड़ा लड़खड़ा रहा है, जैसे कोई अनजान गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जी। तो उन्होंने गणित और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करके ये हिसाब लगाया कि अगर कोई पिंड उसे खींच रहा है तो वो पिंड अंतरिक्ष में ठीक किस जगह होना चाहिए। और जब उन्होंने उस जगह दूरबीन लगाई तो वरुण ठीक वहीं मौजूद था। विज्ञान ने गणित के फॉर्मूले से अंतरिक्ष के अंधेरे में एक पूरा का पूरा ग्रह ढूंढ निकाला। ये वाकई आश्चर्यजनक है। खैर, ग्रहों की इस लंबी यात्रा के बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसे पिंडों की जो हमारे सबसे करीब हैं और जो सबसे दूर हैं। शुरुआत करते हैं हमारे अपने चंद्रमा से। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। लेकिन चंद्रमा के बारे में एक बात हमेशा रहस्यमय लगती है कि हमें हमेशा उसका सिर्फ एक ही हिस्सा लगभग 60% ही क्यों दिखाई देता है। खगोल विज्ञान में इस प्रक्रिया को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या पृथ्वी ने उसे किस तरह लॉक कर दिया है? एक तरह से हाँ। करोड़ों सालों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा को खींच कर उसके घूमने की गति को धीमा कर दिया है। अच्छा। अब स्थिति ये है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में जितना समय लगता है, उतना ही समय उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है, जो कि 27.3 दिन है। बिल्कुल। दोनों गतियां समान हो गई हैं, इसलिए उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी ओर रहता है। और इसी चांद को समझने के लिए भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने जो इतिहास रचा है वो भी हमारे नोट्स का हिस्सा है। उसके लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। इतना ही नहीं, सूर्य के अध्ययन के लिए हमारा आदित्य L1 मिशन भी गया है, जो लैग्रेंज बिंदु 1 पर है। ये लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वो खास जगह हैं जहां पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित कर देता है। वहां एक तरह का पार्किंग स्पॉट बन जाता है। अंतरिक्ष की पार्किंग, शानदार।
अब हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी से छलांग लगाते हैं सौर मंडल के सबसे दूर के इलाके में, बौने ग्रहों और कुइपर बेल्ट की दुनिया में। और यहां मुझे थोड़ी आपत्ति है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से निकालकर बौना ग्रह घोषित कर दिया। जी, प्लूटो को हटा दिया गया। बेचारा प्लूटो। क्या नियम इतने सख्त होने जरूरी थे कि उसे परिवार से ही निकाल दिया जाए? विज्ञान में चीजों को कैसे वर्गीकृत करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और प्लूटो के साथ जो हुआ वो किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि विज्ञान के विकसित होने का परिणाम था। तो आखिर बौने ग्रह की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? प्लूटो में कमी क्या थी? जैसे जैसे हमारी दूरबीनें बेहतर हुईं, हमने वरुण के पार उस इलाके में जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं, उस प्लूटो जैसे ही और भी कई पिंड खोज निकाले, जैसे इरिस, मैकमाल और हर्मिया। तो मतलब अगर हम प्लूटो को ग्रह मानते तो हमें इन सबको भी ग्रह मानना पड़ता? बिल्कुल। फिर हमारे सौर मंडल में शायद 50 ग्रह होते। 2006 में ग्रह होने की 3 शर्तें तय की गईं। प्लूटो पहली 2 शर्तें पूरी करता है। सूर्य का चक्कर लगाना और गोल आकार लेना, है ना? हाँ। लेकिन तीसरी शर्त ये है कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो अपनी कक्षा के आसपास के मलबे को साफ कर दे। मतलब क्लियरिंग द नेबरहुड। जी, प्लूटो इतना छोटा है कि वो अपने रास्ते में आने वाले मलबे को साफ नहीं कर पाता। समझ गया। मतलब वो अपने इलाके का दादा नहीं बन पाया, वो बस उस कुइपर बेल्ट का एक हिस्सा मात्र है। कुइपर बेल्ट असल में हमारे सौर मंडल का वो फ्रीजर है जहां शुरुआती सौर मंडल के निर्माण के समय का मलबा आज भी जमा हुआ है। तो आज हमने इस ब्रह्मांडीय यात्रा में क्या देखा? 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट से लेकर धूल और गैस से सूर्य के बनने तक हमने देखा कि कैसे सूर्य ने 99.86% हिस्सा हड़प लिया, और उसी बचे हुए मलबे से बुध, शुक्र, मंगल और पानी में तैरने वाले शनि का निर्माण हुआ, और दूरस्थ कुइपर बेल्ट तक। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमारे नोट्स के आखिरी हिस्से में कुछ अकल्पनीय घटनाओं का जिक्र है, जैसे ब्लैक होल और सुपरनोवा। बिल्कुल, सुपरनोवा यानी एक तारे का ऐसा भयंकर विस्फोट जो सब कुछ रोशन कर दे, और ब्लैक होल जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। और इन सब खतरों के बीच हमारी पृथ्वी को घेरने वाले वैन एलन विकिरण बेल्ट जैसे अदृश्य कवच भी हैं जो हमें बचाते हैं। सही कहा। आज हमने अपने सौरमंडल की सीमाओं को तो समझ लिया, लेकिन अंतरिक्ष में अभी भी अनगिनत अदृश्य खतरे मौजूद हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अंतरिक्ष के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। क्या हम कभी इन सुदूर गहराइयों को पूरी तरह समझ पाएंगे? अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ डिकोड करना बाकी है। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government